दर्शकों नमस्कार। हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं एक बहुत ही ज्वलंत समस्या को लेकर के, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है। खासतौर से है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का जो नया अधिनियम बना, जिसे वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 कहा गया, और अभी राष्ट्रपति महोदया ने उस पर अपनी मुहर लगा करके इसको समझ लिया कि भाई ये भी अब कानून बन गया। इस कानून को लेकर के लगातार देश के कोने कोने में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, कुछ समर्थन में, कुछ उसके विरोध में। ऐसा माना जा रहा है कि एक वर्ग विशेष पूरी तरह से उसके विरोध में है, और वो उसका विरोध में होना ना होना लाजमी भी है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि लाजमी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। हालिया दिनों में जो बड़े सवाल खड़े हुए, उसमें ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वक्फ बोर्ड पर जो धड़े बट गए देश के भीतर, राजनीतिक पार्टियां बट गई देश के भीतर, राजनीतिक पार्टियों ने सौदा कर लिया, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम लोगों को इस पर एक खास चर्चा करना चाहिए। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारी बाई ओर है एडवोकेट अंकित मिश्रा। इनकी चर्चा ये है कि देश के भीतर कई जगह इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स और जगह जगह जो बहुत सारे कार्य होते हैं उसमें शामिल होते हैं। इधर है भारती जी। तो हमारे भारती जो यहाँ पर समाज में खासतौर से दूसरे विचार से अपना एक संबंध रखते हैं, और बहुत ही खुला विचार है उनका। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप याद करते हुए इस बात की बिल्कुल। तो हम लोग बात की शुरुआत करें। मिश्रा जी, हम जानना ये चाहेंगे, और दोनों एडवोकेट हैं, बड़े सीजन्ड हैं, और कहा जा सकता है कि लंबी यात्रा हो गई है, राजनीतिक रूप से भी परिपक्व हैं दोनों लोग। इन्हें अगर ये माना जाए, चंद्रिका जी ने तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और मऊ से, भारत किस कोने से, हिंदुस्तान के गोरखपुर से। तो बांसगांव क्षेत्र से आपने चुनाव भी लड़ा 2 बार। तो 2 बार लड़ा, तो मैं तो एक ही बार जान रहा हूँ। खैर, आपको बधाई, तीसरा भी लड़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजनीति में लोग अपनी दखल रखते हैं, उसमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो जिस तरह से हमारे बीच में आज उपस्थित हैं बातचीत करने के लिए, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ उसका एक सलूशन निकलेगा। अब मिश्रा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके विषय में बहुत कुछ मैंने जाना है कि आपने लगातार विभिन्न मुद्दों पर एक बहुत साफ सुथरी और एक बहुत ही चोट करती हुई धारा को छुआ है। सिर्फ शुरू में ये जानना चाहेंगे कि आज का वक्फ बोर्ड और पिछले का वक्फ बोर्ड, दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे आज अपने मंच पे हमें मौका दिया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक मशहूर 1920 के दशक के राजनीतिक तमिलनाडु के पेरियार साहब की बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने जो दलित शोषित थे उनके शोषण के खिलाफ और उनके उन्मूलन के लिए काफ़ी कार्य किया। उनका यह कहना था कि देश की बर्बादी में हर उस व्यक्ति का बराबर का योगदान है जिनको लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से ज़्यादा जरूरी मुद्दा जो है वो धार्मिक मुद्दा है। अब आता हूं मैं आपके सवाल पे। देखिए, वक्फ जो अगर शब्दों पे जाया जाए तो वक्फ और कुछ नहीं है। वक्फ का जो मतलब है ये एक अरेबिक वर्ड है, और ये बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब जो संसाधन है, जो संपत्तियां हैं, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी करता है। अब थोड़ा सा मैं इसको संक्षिप्त में बताऊं तो ये आया कैसे। आपने देखा होगा कि पुराने जो राजा महाराजा, जो सल्तनतें थीं, जो जमींदार थे, वो अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए समाज में कुछ कार्य करते थे, जैसे अस्पताल बना देना, सराय बना देना, विद्यालय बना देना, ईदगाह बना देना, ग्रेवयार्ड मतलब जैसे ये कब्रिस्तान बना देना। तो इन सब संपत्तियों के लिए आखिर में जमीनें आई कहाँ से? तो इन संपत्तियों को उन्होंने एक भगवान, एक पायस और रिलीजियस चैरिटी के लिए, पर्पस के लिए जो डोनेशन दी, उस डोनेशन को मैनेज करने वाले ही बॉडी को हम वक्फ कहते हैं। और वक्फ का मतलब होता है कन्फाइन, टू स्टॉप। मतलब कि जैसे कि आपने अल्लाह या भगवान या अपनी भाषा में जिसको भी आप मानते हैं, उनको जैसे ही आपने उस संपत्ति का त्याग कर दिया, सबसे पहले देखिए, वक्फ करने वाला जो वाकिफ होता है वो सबसे पहले अपनी ही प्रॉपर्टी के राइट से डिप्राइव होता है, और वो सीधे डोनेट करता है अल्लाह।
तो जैसे ही वो अल्लाह को गया, वो संपत्ति जब स्टॉप हो गई, सैचुरेट हो गई, अब वो कहीं नहीं जा सकती। तो वक्फ का मतलब ये होता है टू कन्फाइन, टू स्टॉप, वो एज इट इज जहां है वो रहेगी। अब उससे जो भी इनकम या जो चीजें जनरेट होंगी, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल और सोसाइटल जो भी बेनिफिट होंगी, वो मुस्लिम और उनसे रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे तो इसका उनका मतलब बेनिफिट। ये हुआ कि वक्फ हिंदू की भी हो सकती है, मुस्लिम्स की भी हो सकती है, क्रिश्चियंस की भी हो सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों पे जाएंगे। वक्फ ये इस बात की नहीं कहते कि वो हिंदू की हो सकती है, मुस्लिम, लेकिन अब तक के जो कानून थे वो ये थे कि वक्फ में जो संपत्ति हो सकती है वो किसी की भी हो सकती थी। कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल हु हैज बीन अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ चैरिटी के लिए, क्रिश्चियन चैरिटी के लिए, हिंदू के लिए दे सकता था। बट उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगी, सपोज करिए कोई विद्यालय बन गया, तो वो विद्यालय तो मना नहीं कर सकता ना कि आप हमारे बच्चे को पढ़ने मत दीजिए, या वो विद्यालय तो ये नहीं कह सकता, हॉस्पिटल तो ये नहीं कह सकता ना कि आप मुस्लिम के अलावा में किसी का इलाज नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप कह सकते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड है, वो सब्जेक्ट टू ऑल सोसाइटल बेनिफिट के लिए ही होते हैं। तो दर्शकों, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक हम लोगों ने बात की उसमें ये स्पष्ट हो गया कि वक्फ है क्या और कैसे ये गठित होता है। स्वेच्छा से अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को किसी जगह वक्फ कर देता है, दे देता है, तो इसका मतलब है कि वो एक वक्फ बोर्ड के तहत आपने उसको दी और फिर उसका रख रखाव, उसका जो मैनेजमेंट है वो एक बोर्ड करता है, उस बोर्ड के कुछ सदस्य। बोर्ड मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बोर्ड उस संपत्ति का सिर्फ मैनेजमेंट करता है, बट वो हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है, जैसे काउंसिल होती है, जैसे अभी 30 वक्फ बोर्ड हमारे देश में काम कर रहे हैं, और हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या ज्वाइंट प्रॉपर्टीज के लिए एक मुतवली को अपॉइंट करता है, मुतवली को अपॉइंट करता है, जिसको अंग्रेजी में या हम लोग कहें मैनेजर या प्रबंधक कह सकते हैं। वो उस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स का रख रखाव करता है, उससे जो भी इनकम जनरेट होती है उसके मैनेजमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो वक्फ बोर्ड की होता है। मिश्रा जी, ये देखा गया है कि वक्फ के पास संपत्तियां बहुत हैं, धन भी बहुत है, और जिस उद्देश्यों के लिए धन रखा गया है वो लोगों तक शायद पहुंच नहीं पाता है। ऐसा भी है क्या? देखिए, इतिहास में जाएंगे तो जब अकबर और ये जो भी टर्किश लोग और जूइश लोग अपने अपने जगहों पे जब उन्होंने वक्फ दिया संपत्तियों को, तो देखा कि जो उनके मैनेजर, जो उनके नीचे के सबऑर्डिनेट्स थे, करप्शन करते, तो वो हर जगह है। देखिए, करप्शन एक ऐसी चीज है ना कि करप्शन पैदा नहीं हुई है, करप्शन इज ऑलरेडी इंडिविजुअल जनरेटिव प्रॉब्लम। हमको कहीं लाइन में नहीं लगना है, हम पैसा दे देंगे करप्शन, भाई हमको बाईपास कर दो, हमको कोई चीज 2 दिन में ही करानी है, हम पैसा दे देंगे उसको। तो करप्शन एक सोसाइटी की ही जनरेट की हुई एक प्रॉब्लम है। तो हाँ, ये बात सही है कि करप्शन तो था, और करप्शन को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कानून को ही खत्म कर दें या उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो कॉन्ट्राडिक्टरी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 से, उसको एबॉलिश कर दें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ और दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि वक्त और जो नया संशोधन आया, बिल्कुल ही समाज को उथल पुथल करने का काम किया जा रहा है। यानी हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता को यह सरकार देश की खनन कर रही है और मनमाने ढंग से कार्य किए जा रहे हैं। चाहे किसी भी धर्म को ले लीजिए, अभी अभी देखिए बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहाँ बीएमटी एक्ट को लेकर के भी बड़ा आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड में अभी जो नया संशोधन हुआ है और प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी तरह से वहाँ भी कार्य हो रहा है। तो इस तरह से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। जो सभी धर्मों के बाबा साहब ने हमको संविधान बना करके जो मौलिक अधिकार दिया है, उस मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इससे इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए था और लेना पड़ेगा। अगर सड़क पर आम जनता पब्लिक आई तो निश्चित है कि यह वापस हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं। नहीं, अब कैसे वापस हो जाएगा? कानून बन गया। कानून बन गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाकर के हम अपील कर सकते हैं कि यह हमारे अधिकारों का हनन हो सकता है। अगर मुस्लिम समाज में जो मस्जिद बने हैं तो वहाँ
जो प्रतिनिधि उसमें भेजे जा रहे हैं वक्फ बोर्ड में बना करके, वो तो वहाँ नमाज तो पढ़ेंगे नहीं। उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो हिंदू हैं वो हिंदू तो वहाँ जाएंगे नहीं, वो बौद्धों का जो संस्कार है वो अपने ढंग से करेंगे, अपनी वो स्वतंत्रता है। तो इस तरह से ये जो फासिस्टवादी ताकतें ने जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है, यह बिल्कुल ही देश हित में गलत है, इसकी हम घोर निंदा। देखिए, सरकार तो ये कह रही है कि जो हम गठन करने जा रहे हैं उसमें किसी मुसलमान की कोई संपत्ति पे सरकार कब्जा नहीं करने जा रही, उनका ये कहना। नहीं, ये तो घेराबंदी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि गांव में जब सामंतवादी व्यवस्था चलता था तो दक्षिण की ओर ही दलित बस्तियां बनाई जाती थी, और आज भी वो प्रथा है। तो उसी तरह से इस देश में हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के जो बौद्धिस्ट हैं, जो ईसाई हैं, जो अन्य सिख हैं, उनको कहीं न कहीं यह सरकार डंडा मारने का काम कर रही है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। निश्चित है कि हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एडवोकेट मिश्रा, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि ये कह रहे हैं चक्रधारी जी, मुझे लगता है कि कानून में तो व्यवस्थाएं हैं जी। जैसे अभी आपने कहा कि लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और वहाँ सुनवाई हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखे गए हैं कि जब जब सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रकरण हैं, उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, उसको खारिज कर दिया गया। ये तो पार्लियामेंट से पारित है और राज्यसभा से भी पारित हो गया और माननीय राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी, तो अब इसमें कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और हमारे यहाँ जो है फुल कॉन्फिडेंस से पारित हुआ है सब, ठीक है, फुल सपोर्ट से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो वक्फ बोर्ड है, क्या उसमें ऐसी व्यवस्था है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है, खासतौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, विशेष तौर से मुस्लिम समाज है, उस समाज की संपत्तियों को किसी दूसरे को लेने का अधिकार कुछ इसमें है क्या एक्ट में, या स्वतंत्रता समझ लीजिए? देखिए, थोड़ा सा आपका सवाल है जो थोड़ा सा मेन जो इशू है उससे थोड़ा सा हट के है जी। देखिए, संपत्ति को लेने का अधिकार अनटिल अनलेस जो रेवेन्यू के लॉज हैं, जो लैंड लॉज हैं या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसको बाईपास किए बिना तो नहीं हो सकता। अब चूंकि जो वक्फ का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो मैंने आपको जैसे अभी बताया शुरुआती में कि जो वक्फ का मतलब है टू स्टॉप, टू कन्फाइन। अब वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उस टाइटल को होल्ड करता है और अल्लाह को दे दिया गया है, तो ही कैन नॉट क्लेम बैक, वो वापस नहीं हो सकती। अब रही बात की, चूंकि अब तक जो कानून अभी 5 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो अब ये कानून का प्रारूप ले चुका है, इसको देखने के बाद अब तक तो कहीं से भी ऐसा कोई प्राविधान हमारी नजर में तो से तो नहीं गुजरा है। अभी तो बहुत कम देखा है। हाँ, नहीं, चूंकि पूरा कानून, देखिए यहाँ पे एक मिथ है, पूरा कानून नहीं खत्म किया गया है। इसके कुछ प्राविधानों को जो 1955, 1913, 2013 के जो 1995 के जो कानून है, उसके कुछ चीजों को जो पहले नहीं थे उसको ऐड किया गया और जो थे उनको डिलीट किया गया। अच्छा, इसी में संशोधन किया गया। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, ना कि वक्फ बिल है 2010। हाँ, नया नहीं है ये, इसके कुछ शब्दों को और कुछ प्राविधानों को ही हटाया गया। तो फिलहाल तो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप पूरी तरह से किसी भी स्वायत्त संस्था की स्वायत्तता को खत्म करके अपने कंट्रोल में ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ तो नीतिगत ऐसे निर्णय होंगे कि जिसमें भविष्य के गत में क्या छुपा ये तो ना आप जान सकते। जैसे मैंने कहा, लॉ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब चूंकि ये लॉ आया है, अब ये संविधान के आर्टिकल 14, 16, 26, 25 की कसौटी पे देखा जाएगा। अगर वायलेशन होगा तो निश्चित तौर पे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और देखा जाएगा। और इस संबंध में मैं बहुत ही फेमस जजमेंट आपको बताना चाहूंगा, एम सिद्दीकी का, जो 2019 में, जिसको बाबरी मस्जिद का भी जजमेंट बोला जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी साफ साफ कहा था। एक्चुअली में उसमें जो वक्फ बाय यूजर है, जो मेन मुद्दा जो अभी आ रहा है, जो उपयोग के आधार पे जिस संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा या माना जाता रहा था, उसकी अवधारणा को समाप्त किया गया है। और ये टोटल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है 2019 के जजमेंट पे, क्योंकि वो जजमेंट ही वक्फ बाय यूजर उपयोग के आधार पे आया था। तो अब निश्चित तौर पे इसको देखा जाएगा और हम लोग भी देखेंगे निश्चित तौर पे आगे आपके कार्यक्रम के माध्यम से देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तरीके से नहीं खत्म किया गया, इसको कुछ प्राविधानों को संशोधित किया गया और फिलहाल कोई ऐसा
प्राविधान नहीं कहता कि जो डायरेक्टली वक्फ की प्रॉपर्टी को एलिनिएट या हैंड ओवर कर दे किसी और व्यक्ति को। एक चीज और सुनने में आ रही है कि सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, ऐसा एक पक्ष का कहना है कि उसमें जो मुस्लिम समाज है उसकी सहभागिता बहुत कम है। जी जी। मैं सोच ही रहा था कि आप इस पे कब आएंगे। एक्चुअली में जो पुराने लॉज थे उसमें ये था कि कम से कम 2 महिलाओं को सदस्य बनाया जाए, जी। जो काउंसिल या जो बोर्ड थे। जी। अभी का जो लॉ है, जो जिसको बहुत जोर शोर पे पता नहीं कैसे लोग समाज में कह रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को राइट टू इक्वलिटी वाली बराबर की सहभागिता दी जा रही है। इसमें तो कहा गया कि अप टू 2। अप टू 2। अब देखिए यहाँ पे यही शब्दों का खेल है। मैंने कहा ना, लॉ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जहां पे कहा गया कम से कम 2 होंगी, अधिकतम की कोई सीमा नहीं थी। आप देखेंगे पंजाब में, बिहार में, तमाम जगह जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है वो महिलाएं रही हैं। लेकिन अब तो कहा गया कि अधिकतम 2। तो आपने जो वो अधिकतम वाली सीमा है उसको तो कैप कर दिया। तो आपने कहा उनको फ्री स्पेस दिया और इक्वल वो प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड दिया? आपने तो रोक दिया ना कि अब 2 से ज्यादा आप कर नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूं कि इस बात में महिलाओं की सहभागिता को कन्फाइन किया गया और ये कहीं ना कहीं वक्फ की मीनिंग को भी चरितार्थ करता है कि वक्फ का मतलब ये टू स्टॉप, और इन्होंने स्टॉप कर दिया महिलाओं को पार्टिसिपेट करने से। एक चीज और जो दिमाग में आती है जी, वो ये है कि हमने ये देखा है कि वक्फ के जो तय है काम क्षेत्र जिसको कहा जाए जी, कि स्कूल, कॉलेज, ये हॉस्पिटल्स, ठीक है, या बहुत सारी जगहों पे अब तो नए तरह के आ गए कि भाई कॉलोनीज को भी बनाया जाए। हाँ, वक्फ की बनेगी। वो तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की थी, वो तो हिंदू में भी, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में भी हैं। जी। और ज्यादा से ज्यादा पैसों को उसमें लगा करके वो कहा कि एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया जाए जहां इन्वेस्टमेंट हो और जिससे कुछ अर्निंग्स हो। अभी माना जाता है कि इनकी जो सिस्टम्स हैं उसमें अर्निंग्स लगभग शून्य के बराबर है और दिखाया तो जा रहा है इतना ज्यादा है, लेकिन कलेक्शंस नहीं आए या उसमें कुछ भी इस तरह की स्थितियां होंगी जहां पर वो चीजें इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं, कलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। वो लग नहीं रहा है कि इससे वक्फ को कुछ बेनिफिट हो रहा है, व्यक्ति विशेष को हो रहा होगा ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या लॉ में ऐसी कोई स्थिति बनाई गई है, कोई प्रोविजन है कि उसको बहुत मॉनिटर किया जाए बहुत ध्यान से? पहले भी था और नया मैंने अभी जब देखा कि ये मुतवल्ली जो मैनेजर है जी। उसके थोड़े राइट्स को अकाउंटेबल करने के लिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया, जो कि अच्छी बात है। जी। उसमें कहा गया कि 6 महीने या साल भर तक अगर आप उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर डिटेल्स को मैनेज करना है, अदरवाइज उनको हटाया जा सकता है। जी। और जो आपने कहा कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, देखिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो कहीं भी ऐसा कोई किसी पर रोक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब जो इनकम जनरेटिव प्रोस्पेक्ट है, अब देखिए प्रॉपर्टी का इशू क्या है, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास या आपके पास कोई संपत्ति है या कोई इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे वक्त में तो आप दोनों संपत्ति दे सकते हैं, चाहे वो चल हो या चल हो, इमूवेबल, वेदर इट इज इमूवेबल और मूवेबल। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी में तो आप धन दौलत ही दे सकते हैं, वो तो सर्कुलेशन में जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो जमीन है जिससे आप इनकम जनरेट करने की बातें कह रहे हैं, अब देखिए मैं तमाम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और तमाम चीजों के रिकॉर्ड्स को देख रहा था मुझे कहीं भी एक सर्टेन नंबर ऑफ फिगर नहीं दिखा जिससे ये लोग कह रहे हैं 9 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ प्रॉपर्टी एरिया प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। और रही बात, देखिए जो चैरिटी होती है, चैरिटी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए तो नहीं होती ना। मैं कह रहा हूं मैंने हॉस्पिटल खोल दिया वक्फ की जमीन पे, 5 एकड़ जमीन पे हॉस्पिटल खोल दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम शोषित लोगों के लिए या दलित समाज के लोग हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो जो इनकम कहीं और से आई वो तो उसमें मैं सर्कुलेट हो गई। और वो उसमें जब हमने उस चैनल को डायरेक्ट करके एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अब उस स्ट्रक्चर को हमने सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए रिलीज किया कि भाई आप आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। अब उससे मैं क्या इनकम जनरेट करूंगा? अब आप सोचते हैं कि मैं गोल घर में, सपोज करिए मैं यहाँ पे गोल घर में हूँ या यहाँ पे हूँ, हमने ट्रस्ट के नाम पे कोई ट्रस्ट वर्ड गलत होगा क्योंकि दर्शक आपके कंफ्यूज हो जाएंगे। वक्फ की कोई संपत्ति पे हमने यहाँ एक अस्पताल खोल दिया और हमने कहा यहाँ निःशुल्क इलाज होगा। अब जब निःशुल्क इलाज होगा तो उससे मैं क्या ही पैसा जनरेट कर पाऊंगा? तो ये तो थोड़ा सा अलग ही विषय, अलग अलग विषय की अलग अलग बातें हैं और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन। बिल्कुल, ये शब्दों का खेल है। और चंद्रिका जी, चलते चलते आपसे ये कहना चाहेंगे
जी। ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है आपकी, ये जो नया सिस्टम है? बिल्कुल ही जो नया सिस्टम है उससे हमारा अल्पसंख्यक समाज बहुत काफ़ी प्रभावित होता है। हम्म, हाँ, और ये सरकार को इसको वापस करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं हम्म, और इस पर जो गलत ढंग से इसको किया गया था वो बिल्कुल ही ऑलरेडी जब वक्फ बोर्ड का ये कमेटी गठन ऑलरेडी की जाती है तो इसमें सरकार की कोई सहभागिता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो रूप से सोशल है और जहाँ भी वो फंडिंग का काम करेंगे, सड़क बनाए या नाली बनाए या समाज हित में कोई भी शिक्षा पर जो भी काम करें या अस्पताल पर काम करें या मदरसे पर काम करें, कहीं भी करें वो देश हित में ही काम कर रहे हैं। वो भारतीय संविधान के अनुसार ही वो काम कर रहे हैं, कहीं वो उससे हट करके नहीं। एडवोकेट अंकित मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चलते चलते मैं एक बहुत ही महान दार्शनिक थे प्लेटो, जी। उनके शब्दों, कहे हुए शब्दों से, कोट से मैं इस चर्चा को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। प्लेटो का कहना था कि जो लोग राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसका नुकसान ये होता है कि मूर्ख लोग उन लोगों पे शासन करने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मुझे आमंत्रित किया। दर्शकों, आपने देखा कि जब युवा, खासतौर से जो एडवोकेसी के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, जब वो अपने विचार रखते हैं तो काफ़ी संतुलित और काफ़ी दूर तक वो भेदक क्षमताओं वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बहुत संतुलित भाषा में आपकी बात को सामने रखते हैं। बस समझने का फेर है कि आप इसको कहाँ तक समझ पाते हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में भागीदारी की। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।